नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बिग न्यूज बिग शो में आज हम उन तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे जो आप पर, हम पर असर डालती हैं। आज हम आपको दिखाएंगे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी उनकी ये फटकार पंजाब सरकार पर, पंजाब पर कैसे बेअसर हो रही है। हम आपको बताएंगे कहां जहरीली शराब ने 7 जिंदगियां ले ली। इसके साथ हम बात करेंगे उन 2 लोगों की जो बस में जिंदा जल गए। लेकिन सबसे पहले बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान की जिसने पूरे देश में बवाल मचा रखा है। खबर आप जानते ही हैं, सेक्स एजुकेशन पर नीतीश कुमार का विवादित बयान अब और उस पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि नीतीश कुमार इस पर माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये माफ़ी नाकाफ़ी है। नीतीश कुमार के बयान के विरोध की आग अब हरियाणा तक भी पहुंच गई है। हरियाणा में कई जगह इसको लेकर प्रदर्शन किए गए और नीतीश कुमार के बयान की निंदा की गई, यहां तक कि उनके इस्तीफे की भी मांग की गई है। देखिए बिग न्यूज बिग शो की हमारी ये पहली बिग स्पेशल रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विवादित बयान पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और हरियाणा में भी हंगामा जारी है। नीतीश के बयान की चौतरफा निंदा हो रही है और हरियाणा में बीजेपी की महिला मोर्चा ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा के कई शहरों में बीजेपी की महिला मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया और नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की। जो अखबार में और जो बयान आया है और जो वीडियोस आई है उसको देखकर हम लोग अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं। एक इतनी गरिमामयी पद पर रहते हुए एक सीएम अगर संसद भवन में ऐसी लज्जा पूर्वक भाषा का उपयोग करता है, इतनी अभद्र भाषा का उपयोग करता है, उसकी हम भरसक निंदा करते हैं और अपने देश के प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करते हैं कि वो उनको बर्खास्त कर दे। मांग करते हैं कि उसको इस पद पर रहने का कोई हक नहीं है। देश है जिसमें हम राह चलते एक जाहिल व्यक्ति से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं कर सकते। वहाँ एक राज्य के मुख्यमंत्री ने इतना घटिया और शर्मनाक बयान दिया है कि सदन में खड़े होकर उसकी मर्यादा भूल गए हैं, उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। ऐसे व्यक्ति को नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है उसकी सारे देश की महिलाएं घोर निंदा करती हैं। महिलाओं का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगी भारत भर की महिलाएं और मैं कड़े शब्दों से निंदा करती हूं नीतीश कुमार ने जो सदन में खड़े होकर बयान दिया है उसकी। बीजेपी महिला मोर्चा का आरोप है कि नीतीश ने विवादित बयान देकर महिलाओं का अपमान किया है। उधर हिमाचल बीजेपी भी नीतीश कुमार के बयान पर करारा हमला बोल रही है। बिहार विधानसभा की कार्रवाई के समय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा महिलाओं के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ये अपेक्षा नहीं की जा सकती। एक इतना बड़ा राजनीतिक जीवन, लगातार मुख्यमंत्री रहना, केंद्रीय मंत्री रहना, सांसद रहना और फिर वो तो अभी इंडी गठबंधन के राष्ट्रीय कन्वीनर बनने जा रहे हैं और ऐसे में इस प्रकार के शब्द जो सामान्य भाषा में 4 लोग बैठ करके आपस में चर्चा इस प्रकार की नहीं कर सकते, वो उन्होंने विधानसभा के और फ्लोर के ऊपर इस प्रकार की बात की है। ये अत्यंत शर्मनाक है। अब आपको बताते हैं नीतीश कुमार ने क्या कहा था। दरअसल विधानसभा में नीतीश कुमार संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि शादी के बाद पुरुष अपनी पत्नी को यौन संबंध स्थापित करने के लिए कहते हैं, लेकिन जैसा कि बिहार में महिलाओं को शिक्षित किया है, वे अपने पतियों को सही समय पर ऐसा करने से रोकने के लिए कहती हैं। इसके कारण बिहार की जनसंख्या नियंत्रण में है। अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था
तो उसी में समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए। मैं सफाई दे देता हूं, बैठ जाइए। आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ये मुख्य, अरे भाई हम माफी मांगने को तैयार हैं, बैठिएगा तब ना। बैठिए। हम आप लोगों का देख रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं हमसे आज प्रेस वालों ने पूछा है तो हमने सफाई दे दी है। और आप जानते हैं कि कल आप सभी लोग मौजूद थे और सब यहाँ पर एकजुट थे, सभी एकजुट थे और सब लोगों की सहमति से सारा निर्णय लिया गया। एक निर्णय कल जो लिया गया सहमति से। बयान पर बवाल मचा तो 24 घंटे के भीतर नीतीश कुमार ने माफी मांग ली और कहा कि वो अपने शब्द वापस लेते हैं। हालांकि नीतीश कुमार की ये माफी काम नहीं आ रही है और उनके बयान का हर तरफ विरोध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं। प्रदूषण का स्तर कम हो, इसके लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार अब कृत्रिम बारिश यानी नकली बारिश करवाएगी। वहीं हरियाणा में प्रदूषण से लोगों को बचाने के लिए कई ताबड़तोड़ फैसले भी लिए जा रहे हैं। ये हवा खतरनाक है, जहरीली है, सांस लेने में अब काफी दिक्कत होने लगी है। बढ़ता प्रदूषण जहरीली हवा के जरिए धीरे धीरे साइलेंट किलर की तरह फेफड़ों में अटैक कर रहा है। आसमान से लेकर चारों ओर स्मॉग की चादर लिपटी हुई नजर आ रही है। देखने में भी दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये बढ़ता प्रदूषण चिंता का विषय बना हुआ है और ये चिंता बढ़नी लाजमी भी है क्योंकि लगातार AQI में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दिल्ली, NCR और हरियाणा के बहुत से जिलों में हवा खराब हो चुकी है। लोगों की सेहत पर असर पड़ने लगा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है तो आम लोगों को भी आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और मरीजों को काफी दिक्कत होने लगी है। इसी के चलते दिल्ली की केजरीवाल सरकार पहली बार कृत्रिम बारिश करवाने जा रही है। 20 नवंबर के आसपास कराई जा सकती है कृत्रिम बारिश। मंगलवार को IIT कानपुर की दिल्ली सरकार के मंत्रियों के साथ बड़ी बैठक हुई। IIT कानपुर ने दिल्ली सरकार को पूरा प्लान भी सौंप दिया है। शुक्रवार को दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट को जानकारी भी देगी। वहीं अंबाला में पुलिस प्रशासन थानों से बाहर निकलकर खेतों और गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करने में जुटा हुआ है। पराली जलाने को मामले को लेकर प्रशासन काफ़ी सख्ती में है और DC साहब के भी बिल्कुल सख्त आदेश हैं और हमारे पुलिस अफसर उच्च अधिकारियों द्वारा भी आदेश है कि हर एक गाँव में जाके और चेक किया जाए, कोई पराली ना जलाए और उनको सचेत भी किया जाए। और उसके बाद हम हर एक गांव में जाते हैं और सभी सरपंचों से, नंबरदारों से, सभी से संपर्क हमने रखा हुआ है और इस तरह की कोई वायु प्रदूषण ना करे, पराली ना जलाए, तो उनको जो गाइडलाइन है उसके बारे में भी बताया जा रहा है। जो ऐसी कोई मतलब इस तरह की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ हम मुकदमा भी दर्ज करेंगे और इसके अंदर जुर्माने का भी प्रावधान है। किसान इसको बिल्कुल सही तरीके से निपटेंगे सर। और पहले ही हमारे गांव में तो पहले ही बड़े जागरूक किसान हैं और आसपास के गांव में अब तक ऐसा कोई केस नहीं आया कि किसी ने पराली जलाई हो। तो क्या किस तरीके से पराली का प्रबंधन कर रहे हैं? हम आप आसपास देख सकते हो, यहीं साथ की साथ बुआई कर दी इस पराली की, जो भी अविशेष बचे थे, और साथ के साथ कणक भी बीज दी, आप देख सकते हो पीछे सारा। जो भी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पहले से इस मामले में स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस थे कि जो पराली जो घटनाएं हो रही हैं उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को चालान काटने की, फाइन करने की पावर्स हैं, तो उसमें बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्शंस थे कि आप एग्रीकल्चर टीम को अगर कहीं पे भी दिक्कत आती है तो लोकल पुलिस या लोकल SHO है वो मौके पे जाके उनकी हेल्प करेगा। और इस मामले में पहले
अम्बाला में मामले भी दर्ज हुए हैं जो ऑफेंडर्स है, और आगे भी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती है डीसी सर के चेयरमैनशिप में जो मीटिंग हुई है उसमें भी इसी बात पे जोर दिया गया कि पुलिस असिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर एग्रीकल्चर टीम को कोई भी दिक्कत आती है तो फिर वो कहीं ना कहीं हमारा फेलियर ही रहेगा। बट हमारी तरफ से ये प्रयास है कि लोकल हमारे जो एसडीओ एंड जेडीओ ड्यूटी हैं, लोकल एसएचओ हैं, लोकल पुलिस टीम है, वो मौके पे जाए और समस्या का समाधान करे। तो वहीं पानीपत में बढ़ते प्रदूषण के चलते डीसी वीरेंद्र कुमार दहिया ने 12वीं कक्षा तक स्कूलों में कक्षाएं न लगाए जाने के आदेश जारी किए हैं। तो उधर रेवाड़ी में धारा 144 लगाई गई है। निर्माण कार्य पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही जिले में पटाखों के भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ओपीडी में मरीजों की संख्या जो कंजंक्टिवाइटिस के पेशेंट्स हैं, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस के स्पेशली, वो आजकल काफ़ी बढ़े हुए हैं। तो इसमें यही है कि जो अब ये पोल्यूशन की वजह से जो आंखों पे इफ़ेक्ट आ रहा है, अच्छा दूसरा मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से इफ़ेक्ट आ रहा है, और तीसरा दिवाली के दिनों में आजकल आवागही ज़्यादा है तो पोल्यूशन वैसे भी ज़्यादा हो रहा है, मौसम की तब्दीली है, तो इन वजह से एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस के पेशेंट हमारी ओपीडी में बढ़ रहे हैं। तो जैसे आंखों में जलन होना, पानी आना, सूजन हो जाना, गले में खराश होना, ऐसे सिम्टम प्राय देखने में आते हैं। तो इसके लिए हमें बचाव के लिए यही है कि एक तो हम बार बार आंखों को रगड़े नहीं, मले नहीं। तो जींद की हवा खतरे से खाली नहीं है। AQI 400 के पार रहा। जिले में ग्रेप 4 लागू किया गया है। अब 15 साल पुराने पेट्रोल और डीजल के वाहन चलाने पर रोक लगाई गई है। वहीं सोनीपत जिले में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 450 के आसपास है। शहर के सिविल अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बढ़ता प्रदूषण वाकई में हर किसी के लिए अब परेशानी का सबब बनता जा रहा है। हालांकि सरकार प्रशासन की तरफ से हर वो कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं उनसे निजात मिल सके, वातावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। क्योंकि अगर हवा ही जहरीली होगी तो लाजमी तौर पर आम लोगों को परेशानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वायु प्रदूषण का स्तर लगातार खतरे के निशान को पार करता जा रहा है, लेकिन पराली के मामले पंजाब में लगातार बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने को लेकर पंजाब सरकार को फटकार भी लगाई है, लेकिन इस फटकार का पंजाब सरकार या पंजाब के लोगों पर कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा। पंजाब में किसान धड़ल्ले से पराली जला रहे हैं, जिसका असर पंजाब के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली, NCR के लोगों पर भी पड़ रहा है। बढ़ते वायु प्रदूषण ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। लोगों का दम घुटने लगा है, सांस लेना दूभर हो रहा है। लेकिन पंजाब है कि मानता ही नहीं। पंजाब में पराली जलाने के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं और अब तक 1000 के पार मामले दर्ज किए गए हैं। पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं से राज्य की आबोहवा खराब हो रही है। अमृतसर, बठिंडा, लुधियाना में एयर क्वालिटी काफी खराब कैटेगरी में चल रही है। वहीं पराली जलाने से इसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ रहा है। हालांकि पंजाब सरकार इस बात से इनकार करती आ रही है कि पराली सबसे ज्यादा पंजाब में जलाई जा रही है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीर इस बात की गवाही देता है कि बाकी राज्यों के मुकाबले पराली पंजाब में ही सबसे ज्यादा जलाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब सरकार को फटकार लगाई थी और पराली जलाने के मामले में जल्द से जल्द उचित कदम उठाने को कहा है, लेकिन पंजाब में सुप्रीम कोर्ट की फटकार बेअसर साबित हो रही है। यही वजह है कि पराली में अब भी आग लगाई जा रही है। ये तस्वीर है पंजाब के अमृतसर के गांव महवा की, जहां किसान पराली में आग लगा रहे हैं, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। किसानों का कहना है कि सरकार से मांग की गई है कि पराली का कोई हल निकाला जाए, जो आज तक नहीं निकल पाया है। अगर वो पराली का कोई हल नहीं निकालेंगे तो बिजाई कैसे की जाएगी। इथों 400 ਤੇ 95 किलोमीटर ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ 12 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮਾਵੇ ਦਾ 2800 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ, ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ। 2500 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ 2500 ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ मतलब एक आर्डर ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। वहीं पराली से बढ़ते प्रदूषण पर किसानों की कुछ अलग ही दलील है। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਧੂੰਆਂ ਇਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਧੂੰਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਲਾਹੌਰ ਸਾਥੋਂ ਥੋੜਾ ਸਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ 50-60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਸਾਥੋਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਧੂੰਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ, ਵੀ ਇਹੋ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾ के एडी दूर साडा धुआं पड़ नहीं सकता है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी पराली मामले को लेकर पंजाब सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। हरियाणा का आप देखिए, हरियाणा का कितना योगदान है, और पंजाब में सरेआम रोज मीडिया दिखा रहा है, लोग मान नहीं रहे हैं, आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो आपका ये दोगला चरित्र देश के लोग देख रहे हैं, एनसीआर के लोग देख रहे हैं कि पहले क्या कहते थे, आज क्या कहते हैं। अरे अपना कसूर तो मानो। इसलिए आपको राजनीति करने की बजाय पंजाब में किसानों से पराली के लिए कोई इंसेंटिव देकर पराली को जलाना बंद कीजिए, कार्रवाई कीजिए उन पर। लेकिन वो नहीं करेंगे, सारा दोष मोदी सरकार को, मनोहर सरकार को देंगे। ये इनकी फितरत है, ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। कुल मिलाकर पंजाब में अब भी पराली धड़ल्ले से जलाई जा रही है और सरकार उस पर अंकुश लगा पाने में नाकाम साबित हो रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर एनजीटी ने पूरे मामले पर सख्त रुख अपनाया है। ऐसे में पंजाब सरकार की ओर से पराली जलाने के मामले में क्या कोई कदम उठाया जाता है और क्या कोई कमी पराली जलाने के मामले में आती है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर उनका समाधान भी किया। ये कार्यक्रम हरियाणा के यमुनानगर में रखा गया था। क्या क्या समस्याएं मुख्यमंत्री ने मौके पर सुनी और किनका निपटारा हुआ, आइए देखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। पिछले काफी वक्त से मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिलसिलेवार तरीके से हरियाणा के सभी जिलों में जनसंवाद कर रहे हैं। जनसंवाद के जरिए मुख्यमंत्री लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और फौरी तौर पर उन्हें निपटाने की कोशिश होती है। इसके जरिए ये जानने की कोशिश होती है कि क्या सरकारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं या नहीं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर में जनसंवाद किया। सीएम ने यहाँ कई घोषणाएं की। यहाँ उन्होंने बुजुर्गों की देखभाल के लिए विशेष योजना बनाने का ऐलान किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सेवा आश्रम योजना के तहत जिन बुजुर्गों की 80 साल से ज्यादा उम्र है और जो अकेले रहते हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था की जाएगी। शुरू में 10-10 लोगों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने छछरौली स्टेडियम की रिपेयर के लिए 19 लाख रुपए देने की घोषणा की। छछरौली स्टेडियम की रिपेयरिंग के लिए 19 लाख रुपए देने का ऐलान। 80 साल के बुजुर्गों की देखभाल और सेवा के लिए मुख्यमंत्री ने बनाई विशेष योजना। सेवा आश्रम योजना के तहत अकेले रह गए बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था की। एक बुजुर्ग महिला को मकान की मरम्मत के लिए 80,000 रुपए देने की घोषणा की। बच्ची की आंख खराब के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। दिव्यांग छात्रों की मांग पर आईपैड उपलब्ध करवाने की मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी। स्कूल शिक्षण संस्थानों में जिस रूट पर 50 लड़कियां, उस रूट पर स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। चलो आप नंबर लेकर के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, हमने हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कह दिया है कि कितने बच्चे किस गांव से आते हैं, वो एक चार्ट बना करके आप लोगों को पहुंचाएंगे रोडर्स को। जहां जिस रूट पर 50 बच्चे हो जाएं,
उस रूट पर एक अलग से बस भेजो। कर देंगे सर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुना। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारी भी दी और कई बड़े ऐलान भी किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में अभी तक हर साल 700 MBBS के एडमिशन हुआ करते थे, लेकिन इस समय 1985 एडमिशन होते हैं। साथ ही कहा कि अब से अगले 4 सालों में 3500 MBBS के एडमिशन हुआ करेंगे। जगाधरी में 41,000 स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी, जिससे पूरा शहर जगमग होगा। जगाधरी के अस्पतालों में MRI की सुविधा दिए जाने के आदेश दिए। श्मशान घाट की 4 दीवारी घाट तक जाने का रास्ता पक्का करने के आदेश दिए। वहीं जनसंवाद के दौरान 10 ऐसे लोग रहे जिनकी उम्र 60 साल हो गई थी। वहीं मुख्यमंत्री ने उन्हें मौके पर ही पेंशन संबंधी पत्र वितरित किए। बता दें, जगाधरी क्षेत्र के तहत 13,700 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। मैं संतुष्ट हूँ कि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, खास करके जो नई व्यवस्था, चाहे वो फैमिली आईडी है, चाहे पेंशन की बात है, आयुष्मान की बात है, इन सब विषयों का लाभ सबको मिल रहा है। जिन लोगों की ओल्ड एज पेंशन नहीं बनी है, हाथों हाथ हमने 15-16 लोगों की बनवा के दी है। तो 60 साल का होते ही हर बुजुर्ग को, जिसकी इनकम 3 लाख रुपए से कम है, उनको सबको पेंशन मिलेगी। जो रह गए साथ-साथ बना रहे हैं। बता दें, हरियाणा में जनसंवाद कार्यक्रमों के तहत 32,000 के लगभग समस्याएं सामने आई हैं, जिसमें से 7,000 को पूरा किया गया है, बाकी पूरा किया जा रहा है। वहीं जनसंवाद कार्यक्रमों में जहां सरकार की उपलब्धियां और योजनाएं लोगों को बताई जाती हैं, वहीं लोगों की समस्याएं भी पता चलती हैं, जिसका समाधान किया जाता है। यमुनानगर से सुनील कुमार, सूर्य समाचार। हरियाणा के यमुनानगर में ही जहरीली शराब ने 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। एक व्यक्ति अभी अस्पताल में भर्ती है। पूरा माजरा क्या है, हमारी इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। ये मातम का मंजर है, हर तरफ सदमा है, आंखों में आंसू, दिल में तड़प, हर किसी का रोकर बुरा हाल। परिवार के लोग सदमे में हैं और पड़ोसी खौफ में। एक साथ जलती कई चिताएं ये बता रही हैं कि यहां अनर्थ हो गया है, अनर्थ। हर तरफ हाय तौबा, अपनों को खोने का सदमा। ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ छिन गया हो। ये तस्वीरें यमुनानगर के मंडेबरी और पंजेटा गांव की हैं। यहां जहरीली शराब ने 7 लोगों की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक इन लोगों ने मंगलवार रात को गांव में ही अवैध रूप से बिक रही शराब खरीद कर पी थी। जो शख्स शराब बेच रहा था, उसने भी इन लोगों के साथ बैठकर शराब पी। जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो गया। वहीं बुधवार सुबह पुलिस को घटना की सूचना दिए बगैर ही 5 लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। साथ ही इन 5 का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया गया। परिजनों का कहना है कि जहरीली शराब पीने से उनके अपनों की मौत हुई है और जहरीली शराब बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी, सबका दारू का वो है इनमें सब। हाँ, सारे उनके सबको उल्टी लगी है। ये सबको एक ही तरीके से मौत हुई है। अभी भी हॉस्पिटल में है कुछ लोग? हाँ, 2 हॉस्पिटल में अभी भी। एक ही दिन में हुई है। एक ही दिन में, कोई घंटे पहले हुआ, कोई घंटे बाद हुआ, कोई 1.5 घंटे बाद हुआ, इस तरह हुई है सब। 5 जल गई थी इस टाइम 5 जल चुकी है। अभी डेड बॉडी आई है घर पे, अभी वो नहीं हुई है। एक गाबा हॉस्पिटल से इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और जो प्रथम दृष्टिया शराब पीने की वजह से संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है। इस सूचना पर टीम वहां पर पहुंची थी और वहां पर कंसर्न डॉक्टर से भी बात हुई और परिजनों से भी बात हुई। मामले को हमने संदिग्ध मानते हुए परिजनों के जो एक इंजर्ड व्यक्ति था प्रिंस, उसके बयान पे हमने आईपीसी की धारा 302, 328, 120B और एक्साइज एक्ट की धारा 72(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में कुछ आरोपियों की पहचान हो गई है और कुछ व्यक्ति हमने हिरासत में लिए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में अभी तक अहम तथ्य हमें जांच के दौरान हासिल हुए हैं जिनका सत्यापन किया जा रहा है। देखिए, अभी तक जो हमें सूचना मिली थी उसके अनुसार एक व्यक्ति जिसकी अस्पताल में मृत्यु हुई है, साथ ही 2 इंजर्ड व्यक्ति हॉस्पिटल में दाखिल हैं। इसके अलावा गांव में कुछ और व्यक्तियों की जो 5 संख्या बताई जा रही है
उनकी भी संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है, लेकिन इनका ना पुलिस को सूचना दी गई और ना ही पोस्टमार्टम करवाया गया था। लेकिन फिर भी पुलिस, क्योंकि संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है, तो इस मामले के साथ जोड़ करके हम जांच कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि कुछ लोग गांव में खुलेआम अवैध तरीके से शराब बेच रहे हैं और इन लोगों की मौत के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। आरोप ये भी है कि अवैध तरीके से शराब बेचने वाले लोगों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। बता दें, जान गंवाने वाले सभी लोग बेहद गरीब परिवारों से थे। इनमें से 2 के पास तो अपने घर भी नहीं है। वहीं मृतक के परिजनों ने प्रशासन से अपील की है कि अवैध तरीके से शराब बेचने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अब ये देखना होगा कि पुलिस जहरीली शराब बेचने वालों पर क्या एक्शन लेती है। सूर्या समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार की रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो में एक और हादसे की अब हम बात करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। गुरुग्राम में दिल्ली से जयपुर हाईवे पर एक स्लीपर बस में आग लग जाने से 2 व्यक्तियों की झुलसने से मौत हो गई। आपको बता दें कि इस बस में लगभग 50 यात्री सवार थे। आगजनी के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग का तांडव, धुएं का गुबार और चारों तरफ हाहाकार। द बर्निंग बस की ये तस्वीरें साइबर सिटी गुरुग्राम की है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर डबल डेकर बस में सवार 50 यात्रियों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका दिल्ली से जयपुर तक का सफर इतना भयावह होगा। ये सफर शायद ही लोग अपने जीवन में कभी भूल पाएं। आग लगने के बाद आनन फानन में खिड़कियों और दरवाजों से पैसेंजर्स बमुश्किल बाहर निकले। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और बाकी पैसेंजर्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल ये हादसा बुधवार रात को हुआ था। आग लगने की खबर मिलते ही स्थानीय प्रशासन फौरन मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में जुट गई। संभवतः कुछ और भी डेथ की सूचना अभी मिली है, लेकिन आग पर पूरी तरह काबू पाया जा चुका है। जो अभी तक हमें सूचना मिली है, और एक बार बस को पूरा खाली करवा कर एक बार सर्च अभियान चल रहा है, तो अभी एग्जैक्ट नंबर कहना मुश्किल हो। बस के जलने के बाद क्या हालत हुई, इसका अंदाजा भी आप इन तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं। आग में जलकर बस पूरी तरह से खाक हो गई। मैं अभी जो ये अरुणाचल प्रदेश की नंबर पर रजिस्टर्ड है बस, अभी हम इसकी डिटेल निकाल रहे हैं। फर्दर अभी हम 2 डेड बॉडीज इसमें से निकाली जा चुकी है, और जो लोग इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है पहले ही रेस्क्यू करके। तो हम होप करते हैं कि वो सभी, उनका जानो माल अभी तरीके से सुरक्षित है, और उनको फर्दर अगर जो सफदरजंग हॉस्पिटल में रेफ़र करा गया है, उनके हम बयान लेंगे, उनकी पूछताछ करे जाएंगे कि किस घटनाक्रम के चलते इस बस के अंदर आग लगी है। वैसे देखने में पता चला है कि भी स्लीपर बस थी। बता दें कि वॉल्वो की टूरिस्ट बस में अक्सर लोग रात के वक्त सफर करते हैं, जिसमें कई स्लीपर बसें भी होती हैं। बहरहाल घायलों का इलाज चल रहा है, और साथ ही बस में आग किन कारणों से लगी, इसकी भी जांच की जा रही है। सूर्या समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अंबावता की रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो को फिलहाल अब यहीं पर विराम देने का समय हो गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिग न्यूज बिग शो के बाद भी सूर्या समाचार पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ।